Hi guys, I'm Arun sir. Welcome you to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. Yesterday I started with a new chapter, buyback of equity shares, section 68. Concept was very simple. You purchase from the market your own shares. आपने पहले भेजा हुआ शेयर्स को आप खुद वापस खरीद लो. सिंपल. शेयर भेजा था, उसको वापस खरीद लो. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा, वेरी सिंपल. जब भी आप छोटे थे, आपका डैडी ने फाइनेंशियल नीड्स की वजह से आपका गांव का प्रॉपर्टी बेचे थे. जब आप बड़े हो गए, आप लोगों के पास पैसा आया, आप लोगों ने वापस गांव का खेती वापस खरीद ली. बस सेम कॉन्सेप्ट है बायबैक का. Yesterday we have seen the meaning, the effect, objectives, distinction between buyback and preference shares, then benefits of buyback. In today's video, I am going to discuss the most important part of this chapter, that is conditions of buyback. आज का हम वीडियो में आपको बताने वाला है बायबैक का कंडीशंस क्या है, हम कितना अमाउंट का बायबैक कर सकता है, उसके लिए हमको क्या क्या मीन्स कंप्लायंस फॉलो करना है, सेक्शन 68 क्या बोलता है, वो आज आपको देखना है. Once you study the conditions of buyback, you can easily solve a problem on buyback. अगर आपको बायबैक का कंडीशन अच्छे से आता है, समझ में आता है, आपने आराम से कोई भी बायबैक का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. आज बायबैक का लास्ट थियरी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. कंडीशंस ऑफ बायबैक क्या मतलब है इसका? कंडीशन ऑफ बायबैक का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन है, हम मन चाहे उतना शेयर्स को मार्केट से बायबैक कर सकता है क्या? हम किस ना किस को फॉलो करना पड़ेगा क्या? बायबैक का पहले क्या चीजों को मीन्स हमने कंसिडर करना चाहिए, ये आपको लीगल प्रोविजंस, प्रोसीजरल कंडीशंस में एक के बाद एक बताया गया है. जब जब एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता है, आपको अगर सब पॉइंट्स आता है तब उसको अटेम्प्ट कर लेना, नहीं तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स, वो अटेम्प्ट करना. लेकिन इसको आप इसलिए पढ़ते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. सो प्रोविजन नंबर 1, ऑथराइजेशन. आप बायबैक पहले बायबैक के लिए ऑथराइजेशन लेना चाहिए. किससे? एक, if you want to buy back, there must be a provision in the articles of association as to buyback. अगर आपका कंपनी बायबैक करना चाहता है शेयर्स को, सबसे पहले इसका मेंशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में कुछ नहीं बता है, तो आपको पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर करना पड़ेगा, उसमें कंडीशन को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप बायबैक कर सकते हो. So authorization from the articles of association is a must for any buyback. Point number 2, अगर आपको बायबैक आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व का 10% से कम करना है, तब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके इसको मेंशन करना चाहिए. अगर आपका बायबैक का अमाउंट आपका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व का 10% से कम हो, देन यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन. मतलब बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, हमको हमारा कंपनी का शेयर कैपिटल को बायबैक करना है, लेकिन इसका
लिमिट क्या है? 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल का और रिजर्व का. And third authorization, you have to pass a special resolution in general body meeting of the shareholders if your buyback amount is from 10% to 25%. मैक्सिमम 25% तक बायबैक करना है तो आपको आपका शेयर होल्डर्स का मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हमको हमारा कंपनी का शेयर को बायबैक करना चाहिए, लेकिन ये लिमिट 25% को क्रॉस करना नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख आपका कंपनी का शेयर है, आपने 25% मतलब 2.5 लाख तक अगर आपको बायबैक करना है, मार्केट से वापस लेना है, तब आपको ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, समझा, तो परमिशन लेना जरूरी है. सो फर्स्ट ऑथराइजेशन मतलब बायबैक के लिए आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए. एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बायबैक का मेंशन होना चाहिए. दूसरा, आपका मीन्स बायबैक का अमाउंट 10% से ज्यादा नहीं तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहिए. अगर आपका मीन्स रिक्वायरमेंट बायबैक का 10% से 25% तक हो, तभी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में पास करना चाहिए. दिस इज पॉइंट नंबर 1, ऑथराइजेशन. सेकेंड, only fully paid up shares securities can be bought back. अपना सेक्शन बोलता है आपको बायबैक करना है, पार्टली पेड अप शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकता है. अगर बायबैक करना है, आपका शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आपने 1000 शेयर इश्यू किया था पब्लिक को, 10 रुपए का शेयर है, तो पूरा का पूरा 10 रुपए आप कॉल करके पेड अप होना चाहिए, तभी आपने बायबैक कर सकता है. अगर 10 रुपीज का शेयर में आप सिर्फ 8 रुपए में अभी तक कॉल किए हैं, बाकी का 2 रुपए कॉल नहीं किए हैं, तो वो शेयर को बायबैक नहीं कर सकते हैं. अगर आपको बायबैक करना है, वो 2 रुपए का कॉल अमाउंट भी कॉल करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी बॉट बैक, पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी बॉट बैक. If you want to buy back the shares, then convert the partly paid shares into fully paid shares. That is condition number 2. Point number 3, time limit. आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स का पास किया, आपको बायबैक करना है, तो बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल और बोर्ड रेजोल्यूशन. बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का 1 बरस का अंदर आपको बायबैक का प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहिए. समझा? अगर एक बार 1 ईयर कंप्लीट हुआ, वापस आपको स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड का या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का पास करवाना चाहिए. समझा? इसलिए ये आपका दिमाग में रहना है, जैसे आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, 1 ईयर का अंदर आपका बायबैक का प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए. पॉइंट नंबर 4, सोर्सेस ऑफ बायबैक. व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेस ऑफ बायबैक? सोर्सेस क्या होता है? 5 मिनट के लिए एक शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं. मतलब आप एनी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आपका पास सफिशिएंट सोर्सेस रहना चाहिए, बेस रहना चाहिए. विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी सोर्सेस, यू कैन नॉट प्रोसीड एनीथिंग टू डू. कोई भी चीज नहीं कर सकते. वैसे अगर आपको मार्केट से आपको खुद को शेयर को बायबैक करना है, आपके पास सफिशिएंट सोर्सेस होना चाहिए. देयर आर 3 सोर्सेस. वन इज प्री रिजर्व. अगर आपके पास पहले से जमा किया हुआ रिजर्व सफिशिएंट है, तो आप बायबैक कर सकते हो. व्हाट इज प्री रिजर्व? सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 of the Companies Act 2013 says pre-reserve is any reason as per the latest audited balance sheet which you can be distributed as dividend to the shareholders. क्या मतलब है? प्री रिजर्व वो रिजर्व है जो आपका लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में दिखता है, जिसको आपने शेयर होल्डर्स को फ्रीली डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो, उसको बोलता है प्री रिजर्व. एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, all reserves after 8 years, all statutory reserves after 8 years. समझे क्या नहीं? इसको फ्री रिजर्व्स बोलते हैं. मतलब जो भी रिजर्व्स आपने कैश में ऑलरेडी कलेक्ट किए हो, समझे क्या नहीं? समझा? वो रिजर्व्स को हमने फ्री रिजर्व्स बोलते हैं. इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं. एग्जाम्पल बोलता है, आपको मालूम है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, आपका जनरल रिजर्व्स है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स है. कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व 8 बरस के बाद, इसको हमने फ्री रिजर्व्स बोलते हैं. ये हम यूज कर सकते हैं बायबैक का सपोर्ट के लिए. दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम. सबको मालूम है ना,
अगर हमारा शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, अगर हमने उसको 15 रुपए में बेचते हैं, ऊपर का जो 5 रुपए एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है वो कैपिटल रिजर्व होता है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलता है, इसको भी बायबैक में आप यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड एज द सोर्सेस ऑफ बायबैक। आपको याद रहेगा पिछले बरस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम सोर्सेस नहीं था, लेकिन बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम सोर्सेस है। एंड प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अगर आपका पास प्री रिजर्व नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, अगर आपने पहले से कुछ शेयर भेजे हैं, उसको आप बायबैक के लिए यूज कर सकता है सोर्सेस करके। लेकिन याद रखना, यू कैन नॉट सेल द सेम टाइप ऑफ शेयर, सेम काइंड ऑफ शेयर्स फॉर द बायबैक। मतलब अगर आपको इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को मार्केट में फ्रेश इश्यू कर सकता है। अगर आपको इक्विटी शेयर बायबैक करना है, इक्विटी शेयर को भेजेगा तो सोर्स नहीं बन सकता है, अदर काइंड ऑफ शेयर्स होना चाहिए। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ बायबैक। सोर्सेस ऑफ बायबैक आर 3। बायबैक का सोर्सेस 3 होता है, एक प्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, है ना। तो आप प्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। प्री रिजर्व मतलब क्या है? वो रिजर्व जो आराम से आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो। एग्जांपल बोला ना आपको, क्या एग्जांपल है? P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ऑल काइंड ऑफ कैश रिजर्व आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 8 इयर्स है। समझा? इसका मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्री रिजर्व नहीं, कैपिटल रिजर्व, प्री रिजर्व नहीं है। समझ में है ना ये? और प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन प्री रिजर्व नहीं है। समझा? ये सब प्री रिजर्व नहीं है, लेकिन प्री रिजर्व ये है जो आपको पहले बोला। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप सोच सके यूज कर सकते। और अगर आपके पास ये दोनों रिजर्व नहीं है तो अभी क्या करोगे? आपने आप मार्केट में फ्रेश इश्यू करोगे, लेकिन सेम काइंड ऑफ शेयर्स को नहीं इश्यू करने का, अदर काइंड ऑफ शेयर्स को इश्यू करने का। आप बायबैक इक्विटी शेयर का करते हो तो मार्केट में प्रेफरेंस शेयर बेच सकते हो। दिस इज द 4th पॉइंट, सोर्सेस ऑफ बायबैक। उसके बाद मेथड्स ऑफ बायबैक। आपने मार्केट से शेयर कैसे कैसे तरीके से, कौन सा मेथड से वापस खरीद सकते हो? बायबैक मे बी फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। आपके पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, समझो सबसे 25% आप खरीद सकते हो। जितने आपके पास शेयर होल्डर है सबका 25% आपने बायबैक किया, 20% बायबैक किया, 15% बायबैक किया, वो हो सकता है। और फ्रॉम द ओपन मार्केट, सीधा शेयर बाजार में आपको जो मन चाहे वो शेयर आप खरीद सकते हो बायबैक का रूप में। या फ्रॉम द शेयर इश्यूड टू एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या स्वेट इक्विटी शेयर। आपको मालूम रहेगा ESOS, स्वेट इक्विटी शेयर, SY में हमने इसको बताया था। कभी कभी कंपनी ने अपना इंपॉर्टेंट की डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को सस्ते में शेयर इश्यू करता है, उसको बोलता है ESOS या स्वेट इक्विटी शेयर। सो आपने मार्केट से एम्प्लॉय से ये शेयर वापस खरीद सकते हो, पैसा दे दो एम्प्लॉयज को, उन लोग का शेयर वापस खरीदो। तो ये 3 तरीके से आप मेथड्स ऑफ बायबैक कर सकते हो। शेयर बायबैक करने का तरीका, एक सब शेयर होल्डर को बोलो आपका 25% मैंने बायबैक कर रहा है, या सीधा ओपन मार्केट में जाके आपको कौन सा शेयर होल्डर से खरीदना है वो खरीदो। नहीं तो आप एम्प्लॉयज को जो पहले सस्ते में शेयर भेजे थे उस शेयर को वापस खरीद दो। ये मेथड्स ऑफ बायबैक है। नेक्स्ट, सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन। आपको मालूम रहेगा बायबैक करने के लिए आपके पास फंड चाहिए, सोर्सेस चाहिए। सो अगर आप बायबैक करते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास एक सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन देना पड़ता है, एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए, उसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। क्या करके? अगर बायबैक करने के टाइम में 1 ईयर तक हमको जो ही फंड्स का कमी नहीं होने वाला है, हम इंसॉल्वेंट नहीं होने वाला है, हमारे पास सफिशिएंट सोर्सेस है, सफिशिएंट फंड्स है करके आपने एक डिक्लेरेशन एफिडेविट के थ्रू देना चाहिए रजिस्ट्रार को और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी ऑफ डिक्लेरेशन। क्या करना चाहिए? आपने एक एफिडेविट बनाओ, उसमें 2 डायरेक्टर्स ऐसा लिखे, बायबैक के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स है, बायबैक का 1 ईयर के बाद भी हमारा कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होने वाला है, बायबैक का वजह से हम एकदम स्ट्रांग रहने वाला है।
ऐसा आप एक एफिडेविट बना के दो डायरेक्टर्स का साइन देने का, उसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर्स होना चाहिए और ये एफिडेविट को रजिस्ट्रार और सीबी को भेज देने का, उसको बोलता है सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटी। एक बार बायबैक होता है ना, जो जो शेयर्स को आप खरीदा 7 दिन का अंदर उसको एक्सटिंग्विश करना चाहिए, जलाना चाहिए, समझे कि नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए फिजिकली। इसका मतलब एक बार बायबैक करने के बाद वो शेयर्स को आप मार्केट में वापस भेज नहीं सकता है। इसलिए कानून ने क्या बोला है आपको, आफ्टर बायबैक्स विद इन 7 days destroy all bought back shares, extinguish all bought back shares, जला लो उसको, पाड़ के फेंक दो, समझा, वो आपको करना चाहिए ताकि वापस वो शेयर को मार्केट में बेच नहीं सकता। एक बार बायबैक किया, दैट्स द एंड ऑफ इट, समझा। नेक्स्ट, फर्दर इश्यू रेस्ट्रिक्टेड। एक बार आपने इक्विटी शेयर को बायबैक किया, समझे कि नहीं, company shall not make further issue of shares bought back within a period of 6 months except by way of issue of bonus shares or conversion of shares। एक बार आपने बायबैक किया, उसका 6 महीने तक आपने कोई शेयर्स को मार्केट में फर्दर इश्यू नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो या आपका शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में फ्रेश इश्यू नहीं कर सकते हो सेम काइंड ऑफ शेयर्स। Once you buy back shares, same kind of shares cannot be issued further till 6 months, unless and until it is bonus shares or you are converting the shares into different kinds of shares, तभी आपने शेयर इश्यू कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में फ्रेश इश्यू पैसे के लिए नहीं कर सकते। सो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर बायबैक। नेक्स्ट, मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ बायबैक। जैसे आपका बायबैक होता है, एक रजिस्टर बनाओ, उसमें लिखो कौन सा शेयर्स, कौन सा नंबर से कौन सा नंबर तक का शेयर्स आपने बॉट बैक किया, कितना नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक किया, कौन सा सोर्सेस यूज किया आपने, किसे आपने बायबैक किया, कौन सा ऑफर प्राइस में बायबैक किया, ये डिटेल वो रजिस्टर ऑफ बायबैक में मेंशन करना चाहिए। सो यू हैव टू मेंटेन a register called register of buyback giving full details of buyback, सब डिटेल्स जो बायबैक का इसमें लिखना चाहिए। you have to maintain the register, समझ में आया ना। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन बायबैक। जैसे ही बायबैक हो गया, आप पूरा डिटेल जो रजिस्टर में लिखे हैं ऊपर, उसका एक रिटर्न फाइल करने का रजिस्ट्रार से और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से विद इन 30 days ऑफ सच कंप्लीशन। आपको मालूम पड़ा, आपने मार्केट से जाके शेयर बाई बैक किया, हो गया पूरा बायबैक का, रजिस्टर बनाया, वो रजिस्टर को उतारो एक आपका फाइल का रूप में, समझे क्या नहीं, रिटर्न का रूप में, उसमें पूरा लिखने के बाद उसको रजिस्ट्रार का पास भेज दो या सीबी के पास भेज दो 30 दिन का अंदर, उसको बोलता है रिटर्न ऑफ बायबैक। यू हैव टू फाइल विद द रिटर्न ऑफ बायबैक with registrar and security exchange board within 30 days of such completion. That is next condition. Next, time gap between two buybacks. दो बायबैक, एक बार बायबैक किया, उसके बाद बायबैक किया, दो बायबैक का बीच में 1 year का मिनिमम गैप रहना चाहिए। आज अगर आपका बायबैक का शुरुआत किया, उसका एंड किया, उसके बाद 1 year के बाद आप बायबैक को वापस प्रोसीड कर सकते हो दूसरा। सो एक न्यू ऑफर फॉर बायबैक शैल बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बायबैक। 1 year का गैप रहना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू एंड एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सेक्शन 69 इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आपने बायबैक किया 2 लाख रुपए का, उसके लिए आपने डिविजिबल प्रॉफिट फ्री रिजर्व यूज किया, जनरल रिजर्व यूज किया, P&L अकाउंट यूज किया, तो सेक्शन 69 क्या बोलता है, अगर आप बायबैक के लिए फ्री रिजर्व को यूज करते हो, जितने फेस वैल्यू का आपने बायबैक किया उतना अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। वो सेपरेट अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR।
In case of buyback made out of the free reserve, an amount equal to face value of the shares bought back must be transferred to a separate account called CRR, Capital Redemption Reserve. So buyback अगर free reserve से होता है, आपको CRR create करना जरूरी है, और वो CRR का use आपको मालूम है. CRR can be used only for one purpose, that is issue of fully paid bonus shares. CRR का यूज मालूम है आपको, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिखाया था हमने, समझा. CRR को एक ही जगह में यूज कर सकते हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करने के लिए, अलावा CRR को किधर भी यूज नहीं कर सकता है. सो इफ योर बायबैक इज फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट, इज फ्रॉम फ्री रिजर्व, then the amount equal to face value of shares bought back must be transferred to a separate account called as CRR, Capital Redemption Reserve. CRR creation is a must. पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट है आपको? अगर आपने ऊपर का कोई भी कंडीशन को पूरा करने में असफल होते हो, कुछ डिफॉल्ट करते हो, यू मे हैव टू पे ए फाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख to 3 lakhs. आपको 1 लाख से 3 लाख का फाइन भरना पड़ेगा. जो ऑफिसर ए डिफॉल्ट का कारण है उससे 3 बरस मैक्सिमम तक जेल टर्म हो सकता है. अगर बायबैक का कंडीशन को पूरा नहीं किया आपने और बायबैक प्रोसीड में आपने स्टार्ट किए, तभी आपको 1 लाख से 3 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा या 3 ईयर जेल इम्प्रिजनमेंट भोगना पड़ेगा. ये आप पनिशमेंट के लिए रेडी होना चाहिए. इफ एनी कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द अबव प्रोविजंस, company shall be punishable with a fine which shall not be less than ₹1 lakh and range up to 3 lakhs, and every officer of the company in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to 3 years. Nearly coming to last, limit of amount of buyback. आपने कितना अमाउंट मार्केट से बायबैक कर सकते हैं? सेक्शन 68 बोलता है buyback of any security, the maximum limit is 25% of paid up share capital plus reserves. आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है उसका 25% मैक्सिमम आपने एक मार्केट से बायबैक कर सकते हो. 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, दैट इज द मैक्सिमम. उससे ज्यादा क्रॉस करने का नहीं, वो मैक्सिमम बायबैक अमाउंट. उसका नेक्स्ट फर्दर सब सेक्शन, ये जो सेक्शन है उसका नीचे क्या बोल रहा है? अगर इक्विटी शेयर को आप बायबैक कर सकते हो और एक फाइनेंशियल ईयर में आपका इक्विटी शेयर का 25% पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका बायबैक. एक फाइनेंशियल ईयर में आप इक्विटी शेयर बायबैक करते हो, वो 25% पेड अप शेयर कैपिटल का होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए. समझा? दैट इज लिमिट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है एक फाइनेंशियल ईयर में. समझा? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल. लास्ट, डेट इक्विटी रेशियो. डेट मतलब उधारी, इक्विटी मतलब खुद का. आप अगर बायबैक करते हो, शेयर कैपिटल कम होता है, लेकिन शेयर कैपिटल इतना भी कम ना हो, आपका डेट का आधा से कम नहीं होना चाहिए. अगर आपका डेट उधारी 20 लाख का है, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कम से कम उसका आधा 10 लाख रहना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज डेट इक्विटी रेशियो. डेट और इक्विटी के संबंध 2:1 रेशियो से कम नहीं होना चाहिए आफ्टर बायबैक. सो आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो मस्ट नॉट बी मोर देन 2:1 आफ्टर सच बायबैक. मतलब आपका उधारी 20 लाख रहेगा तो आपका खुद का 10 लाख रहना चाहिए. दैट इज डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक मस्ट नॉट एक्सीड 2:1. These are the conditions of buyback. 16 condition बोला है. So whenever you go for solving the problem of buyback, you have to keep it in mind all these conditions of buyback. तो एक बार समरी करता हूं. अगर आपको आपका खुद का इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना है, आपको 68 सेक्शन का प्रोविजंस को मानना पड़ेगा. ये क्या बोलता है? एक या जो भी पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स को आप बायबैक नहीं कर सकता है, फुली पेड शेयर्स को ही बायबैक कर सकता है. दूसरा, आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और स्पेशल रेजोल्यूशन इक्विटी शेयर होल्डर का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपका कभी भी बायबैक है, वो जो बायबैक है वो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका बायबैक होने के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो बायबैक के बीच में 1 बरस का गैप रहना चाहिए। जो शेयर्स को बायबैक करते हो उसको 6 महीने तक फ्रेश इश्यू करके मार्केट में वापस बेचना नहीं चाहिए। आप बायबैक करने के पहले आपका सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन देना चाहिए। आप बायबैक होने के बाद 7 दिन का अंदर आपका बायबैक का शेयर को सब एक्सटिंग्विश करना चाहिए। आप बायबैक के बाद बायबैक का डिटेल्स को एज एक रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए, बायबैक रजिस्टर में। आप बायबैक होने के बाद आपका रजिस्ट्रार या सेबी के सामने आपका एक फाइल होना चाहिए रिटर्न का ए बायबैक का बारे में, समझा? सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ बायबैक यू हैव टू फॉलो बिफोर बायबैक। सो अगर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो अगर आपको इंटरेस्ट है, पढ़ते हो तो ये लिखो। एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं, आपको स्क्रीन में जितना है वो आप उतना लिखेगा तो बस होएगा। एवरीवन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखो, पूरा का पूरा समझ में आएगा। एंड टुडेज लास्ट टॉपिक, क्योंकि कल आपको जर्नल एंट्री ये चैप्टर को सिखाने वाला है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होएगा। लेकिन आज थियरी एंड करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, टैक्स रिजर्व। इनकम टैक्स और या हमारा देश का कोई भी स्टैट्यूट का हिसाब से आया हुआ है। अगर आप स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करते हो तो आपका टैक्स रिबेट, टैक्स सब्सिडी, टैक्स कंसेशन मिलता है। ये कुछ रीजंस के लिए सीमित है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उधर टी गार्डन्स है, वो डेवलप्ड नहीं है, तो उधर के लिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स एक्ट में से कुछ कंसेशन है। तो ऐसा जो रिजर्व्स को हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व, टैक्स रिजर्व्स बोलते हैं। What is statutory reserve? Statutory reserve is a reserve to be maintained under Income Tax Act or any statute. As per the requirement of Income Tax Act or any statute, if any company maintains a reserve, that is called as statutory reserve. कानून का हिसाब से मेंटेन किया हुआ रिजर्व। These are the examples: investment allowance reserve, development rebate reserve, foreign project reserve, export profit reserve, foreign exchange earning reserve, tax deposit reserve, T deposit reserve. ये सब स्टैट्यूटरी रिजर्व का एग्जाम्पल है। अगर ये टाइप का आपने रिजर्व को मेंटेन करते हो स्टैट्यूट का हिसाब से, यू विल अवेल टैक्स बेनिफिट, टैक्स कंसेशन, टैक्स रिबेट, टैक्स सब्सिडीज। समझ में ना? ये सारा चीजें आपको मींस गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना बरस तक मेंटेन करना है? एक पर्टिकुलर पीरियड है। हमारा देश में एक 8 इयर्स कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व एक कंपनी मेंटेन करना चाहिए। कितना? 8 बरस। फॉर एग्जांपल एक टी गार्डन है, टी कंपनी, टी एस्टेट कंपनी है, उसको गवर्नमेंट ने बोला 8 बरस तक आपने टी डिपॉजिट मेंटेन करो ताकि आपको 8 बरस तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 8 बरस के बाद आप ये मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, जब भी आपका कंपनी एकदम डेवलप्ड होता है। समझा? आपको वो कंसेशन निकाला जाएगा और आपको रिजर्व। तो बिफोर कंक्लूडिंग, लेट मी रिवाइज द स्टैट्यूटरी रिजर्व। Statutory reserve is the basic requirement of Income Tax Act or any statute. According to this statutory reserve, every company must maintain these reserves up to 8 years. After 8 years, it becomes free reserve. If at all before 8 years these reserves are used, then company loses its tax concessions. अगर कोई भी कंपनी ये statutory reserve को 8 बरस का पहले यूज करता है, तब उसको मिलने वाला कंसेशन उसको मिलता नहीं है। आफ्टर स्टैट्यूटरी पीरियड इज ओवर, दिस बिकम फ्री रिजर्व्स। ये स्टैट्यूटरी रिजर्व 8 का सोर्सेस करके यूज कर सकता है। सो
दिस इज फॉर टुडे। तो आज हमने 2 टॉपिक समझाया आपको, एक है कंडीशंस ऑफ बायबैक और दूसरा है स्टैट्यूटरी रिजर्व। पहले वाला क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आ सकता है, अभी का क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ सकता है, समझे क्या नहीं? सो आपको दोनों को थॉरोली स्टडी करना है। सो इनफ फॉर टुडे।